हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और पिछला जो वीडियो है, जो न्यायपालिका के ऊपर अभी जो डिबेट चल रहा है, वो आपने देखा होगा। और आज चलिए हम लोग थोड़ा सा गवर्नर के ऑफिस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये गवर्नर का जो सवाल है, क्यों गवर्नर के ऑफिस के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी कुछ दिन पहले एक जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु सरकार का पिटिशन था उसको उसके फेवर में जजमेंट दिया है और गवर्नर को आदेश दिया है। और एक तरह से आप कहें कि प्रेसिडेंट को भी आदेश दिया, जिस पे इतना विवाद छिड़ा हुआ है कि भाई कितने दिन तक आप जो राज्य का कानून है या कोई बिल है, आपको अगर साइन करने के लिए भेजा गया, एसेंट देने के लिए भेजा गया, तो गवर्नर कितने दिन तक उसको रिजर्व रख सकता है। और प्रेसिडेंट के पास अगर कंसिडरेशन के लिए आता है तो वो कितने दिन तक रख सकता है। ये संवैधानिक व्यवस्था का सवाल है जो आपके संविधान के अनुच्छेद 200 में दिया गया है। ठीक है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, उस टेक्निकल डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बट हम गवर्नर का जो ऑफिस है, आज एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने उपस्थित है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जुडिशरी इलेक्टेड बॉडी नहीं है और इस वजह से उसको जुडिशरी के द्वारा जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, जो न्यायिक व्याख्या के माध्यम से जो कानून बनाती है, क्योंकि उसे कानून माना जाता है। जो जजमेंट का रेशियो डिसाइडेंडी होता है, मतलब जजमेंट का मूल जो भाग होता है, मूल हिस्सा जो होता है, उसको जो हम मानते हैं उसको कानून माना जाता है इस देश में। खास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट होता है, डिसीजन होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग का कहना ये है कि उनका अपॉइंटमेंट कॉलेजियम के माध्यम से होता है, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं लोगों के द्वारा, इसलिए उनको जो है अपने दायरे से बाहर जाकर के कानून की व्याख्या नहीं करना चाहिए। और अब आप जानते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार या पावर जो है, शक्ति जो है, जुडिशियरी को आपके संविधान में ऑलरेडी दे रखा गया है। संविधान का अनुच्छेद 13 उठा करके देख लीजिए, 32 उठा करके देख लीजिए, 226 उठा के देखिए, 27। ये ओवरऑल जब इसका आप एक दायरा निकालेंगे, ओवरऑल इसकी व्याख्या जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को दिया गया कुछ परिस्थितियों में। और इसी की व्याख्या करते हुए जुडिशरी ने जो है 1980 के दशक में जो न्यायिक सक्रियता का कंसेप्ट है उसको आगे लाया, क्योंकि उसको दिखा कि जो जस्टिस है वो उन गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है जिनके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जस्टिस महंगा हो गया है। लोकस स्टैंडाई का जो कंसेप्ट था, मतलब कि एक क्लाइंट का एक जो पिटिशनर होता है, जो केस करने वाला व्यक्ति होता है, उसको उसका कोर्ट के सामने खड़ा होने का जो अधिकार है, उसकी वजह से वो लोग आ ही नहीं पा रहे हैं जिनके पास पैसे कम है, जो गरीब है, जो हाशिए पर है। और उसके लिए पीआईएल लाया गया और पीआईएल ने बहुत बड़ा काम किया है, चाहे वो एयर पोल्यूशन की बात हो, वाटर पोल्यूशन की बात हो, बहुत सारी चीजें उसने किया। निश्चित तौर पर उसमें कुछ नकारात्मक चीजें भी रही कि वो अपने दायरे से बाहर जाकर के भी काम करने लगा और कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे देने लगे, लेकिन उसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर क्यों करना पड़ा जुडिशियरी को ऐसा, ये कारण तो समझना होगा ना। जुडिशियरी आलोचना के दायरे से बाहर नहीं है, हम ये नहीं कह रहे। हम उस सवाल पर आ रहे हैं कि निश्चित तौर पर वो आज कॉलेजियम के माध्यम से रिकमेंड करते हैं कि कौन कहां का जज बनेगा, हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट का। और फाइनली इसका जो डिसीजन होता है वो नोटिफाई किया जाता है सरकार के द्वारा प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद। मतलब फाइनली आप कह सकते हैं, फॉर्मली कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के जजेज जो है वो इलेक्टेड नहीं है इस डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो गवर्नर का जो पद है, क्या वो इलेक्टेड है? क्या वो किसी के द्वारा चुना जाता है? अब ये सवाल आपको उस सवाल की तरफ लेकर के जाता है जहां ये कहा जाता है, और बहुत सारे कमीशंस जो बने, जो सरकारिया आयोग बना, आपको पता है राजमनार कमिटी जो बनी, वीरप्पा मोइली कमिटी नहीं भी कह सकते, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कमीशन जो बना, ये जो कमीशंस बने आखिर क्यों बने, और सरकारिया कमीशन स्पेशली क्यों रिकमेंड किया कि जो गवर्नर है, तो गवर्नर का जो रोल है उस रोल को कम किया जाना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि इस गवर्नर के पोस्ट की जरूरत ही क्या है, क्यों है ये? क्या ये गवर्नर का पोस्ट
इलेक्टेड है? क्या वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं? वो भी तो लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। फिर उनको इतना पावर क्यों दिया जाना चाहिए कि किसी राज्य का कानून, अगर वो राज्य बना रहा है, क्योंकि वो राज्य का जो कानून बनाने वाली जो संस्था है विधायिका, वो तो चुनी हुई है। तो चुनी हुई विधायिका का कानून आप कितने दिनों तक रोक सकते हैं, कितने ही दिनों के लिए आप उस पर बैठे रह सकते हैं? क्या आपको अधिकार होना चाहिए? जैसा कि इस केस में डिसाइड हुआ कि भाई आप अनलिमिटेड पीरियड तक किसी भी बिल को, किसी भी कानून को नहीं रोके रह सकते। और इसी बेसिस पर जो तमिलनाडु जो सरकार है, तमिलनाडु राज्य है, उसने केस जीता है, उसके फेवर में फैसला हुआ। अब उस फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी अगर कंसिडरेशन के लिए वो बिल जाता है और रिजर्व कर लिया जाता है उनके कंसिडरेशन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ये एकदम फॉल्स लॉजिक है। बिना किसी मतलब आप ये कह सकते हैं बिना किसी वेटेज का ये लॉजिक है। कोई वेट ही नहीं है इस लॉजिक में। अरे भाई, इस देश में संविधान का शासन है और संविधान के शासन में न्यायपालिका को न्यायिक व्याख्या करने का अधिकार है, उसको शक्ति ये मिला हुआ, उसको पावर मिला हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्टेड ऑफिस, जिसको हम गवर्नर ऑफिस कहते हैं, उसको कैसे अलाउ कर दिया जाए कि एक चुनी हुई सरकार के द्वारा पास किया गया कानून वो कभी साइन ही नहीं करे, वो पॉकेट वीटो इस्तेमाल करे? क्या ये इजाजत होनी चाहिए क्या? अगर हम इस तर्क को इस तरह से देखें कि चलिए ठीक है, जुडिशरी इज नॉट एन इलेक्टेड ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ओके, लेट अस assume it is not elected, but at the same time the office of the governor is also not elected. So what is the next logic? ठीक है, मान लीजिए कि जुडिशरी नहीं इलेक्टेड है और वो जो डिसीजन दे रही है वो उसको नहीं माना जा सकता है कि वो सही डिसीजन है, तो गवर्नर जो उस बिल पे इतना दिनों तक बैठा रह रहा है तो उसको सही माना जाएगा क्या? चलिए हम मान लेते हैं कि भाई जुडिशरी इलेक्टेड नहीं है, डेमोक्रेसी में उसका बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी बिना जुडिशरी के कैसे डिफाइन होगा? और गवर्नर का इतिहास जो रहा है, गवर्नर ऑफिस का इतिहास जो रहा है, वो उठा के देख लीजिए ना, क्यों बनाया गया। ये गवर्नर का ऑफिस तो बनाया ही गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा ना, ताकि वो कंट्रोल रख सके प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर। क्या जरूरत थी इस डेमोक्रेसी में उसकी? गवर्नर ऑफिस ने जितना डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया है इस देश में, प्रेसिडेंट रूल्स के माध्यम से, एज ए पपेट ऑफिस के रूप में काम करने के माध्यम से, शायद डेमोक्रेसी को उतना कोई और ऑफिस डिस्ट्रॉय ना किया। आप इंदिरा गांधी का दौर ले लीजिए, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी का दौर ले लीजिए, 1977 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी उसका दौर ले लीजिए, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई उसका दौर ले लीजिए। किस दौर में इस ऑफिस का, जो अनइलेक्टेड ऑफिस है गवर्नर का, उसका मिसयूज नहीं हुआ है? आप रिकॉर्ड उठा के बता दीजिए। हमें लगता है कि सबसे 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 ज्यादा मिसयूज होने वाला और डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई ऑफिस रहा है तो गवर्नर ऑफिस। हमें तो लगता भी नहीं है कि गवर्नर ऑफिस की जरूरत भी है। किस बात की जरूरत है, आज तक ये लॉजिक नहीं समझ में आया। हाँ, एक लॉजिक दिया जाता है कि ये गवर्नर का ऑफिस इसलिए रखा गया है ताकि उनके माध्यम से राज्य और संघ सरकार में, जो केंद्र सरकार है, उनमें एक कोऑर्डिनेशन बना रहा है, उनका एक प्रतिनिधि हो राज्य में, वो गवर्नर का ऑफिस हो। लेकिन उनका इस्तेमाल किस रूप में होता रहा है? डेमोक्रेसी को बचाने के रूप में नहीं, राज्य को आगे बढ़ाने के रूप में नहीं। ये तो पूरा इतिहास का आपका दौर है आजादी के बाद, जिसमें आप देखे होंगे कि गवर्नर के ऑफिस को कितना मिसयूज किया गया डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए, डेमोक्रेसी को डैमेज करने के लिए, राज्य में जो विपक्षी सरकारें हैं उनको हटाने के लिए, अपदस्थ करने के लिए।
चुने हुए सरकारों को चुने हुए विधानसभा विधान मंडलों को खत्म करने के लिए एक ऐसे ऑफिस का इस्तेमाल किया गया जो गवर्नर ऑफिस है। तो उसकी लेजिटिमेसी ज्यादा हो गई क्या? उसकी लेजिटिमेसी अधिक हो गई क्या? और उस सॉरी, उसके कंपैरिजन में अगर आप हायर जुडिशरी को देखें, तो निश्चित तौर पर कुछ केसेज में उसने भी ये काम किया है। शिवकांत शुक्ला का जो केस है उसमें आप उठा के देख लीजिए। तो बहुत सारे केसेज में उसने भी सरकार के अकॉर्डिंग, उस पर हम नया वीडियो बनाएंगे कि इस सरकार के टेन्योर में भी सुप्रीम कोर्ट और जो भी हायर कोर्ट्स हैं उसने मोस्टली डिसीजन उसके फेवर में दिया गया है, जहां पर की उम्मीद ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो उसके फेवर में जजमेंट नहीं देगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए और कंपेयर अगर करिए अनइलेक्टेड दो ऑफिसेज के बारे में, दो इंस्टीट्यूशंस के बारे में। एक इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है और एक इंस्टीट्यूशन क्या है? गवर्नर ऑफिस। तो आप पाएंगे कि गवर्नर ऑफिस ने डेमोक्रेसी को खत्म करने में, उसको कम करने में, उसको डेटेरियोरेट करने में, उसको डैमेज करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, भले आप हमसे डिफर कर सकते हैं, हम तो यही मानते हैं कि उन्होंने वहाँ के डेमोक्रेटिक सेटअप को, तमिलनाडु के डेमोक्रेसी को, और या कहें कि भारत के एक राज्य के डेमोक्रेसी को उन्होंने हैम्पर करने का कोशिश किया है, वहाँ के राज्य के प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास किया है। क्या ये डेमोक्रेटिक है? क्या ये डेमोक्रेटिक है? वो डेमोक्रेटिक हैं, उनका ऑफिस डेमोक्रेटिक है। और अगर न्यायपालिका अनइलेक्टेड होते हुए भी ये बात कहती है कि आप इतने दिनों तक लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए कानून पर बैठे नहीं रह सकते, तो अनडेमोक्रेटिक हो गई। अगर उसने प्रेसिडेंट को कहा कि आप भाई एक टाइम पीरियड में इस पर अपना फैसला दीजिए, एसेंट दीजिए, तो ये अनडेमोक्रेटिक हो गया। भाई समझने की जरूरत है कि ऑफ कोर्स द जुडिशियल ऑफिस, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस आर अनइलेक्टेड, लेकिन उसने जो रोल प्ले किया है, आप इमरजेंसी के बाद का परिस्थिति उठा करके देख लीजिए, मेनका गांधी का जो केस है उसको उठा के देख लीजिए, या पीआईएल के माध्यम से उसने जो कंट्रीब्यूशन डेमोक्रेसी को इनरिच करने के लिए किया, उसको उठा के देख लीजिए। और हमसे ये बताइए ना, जो लोग जुडिशरी का इस तरह से विरोध कर रहे हैं, इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं, वो ये बताएं ना कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? डेमोक्रेसी का ये सिद्धांत है कि ऑटोक्रेसी का है? ये डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि ये बाहर से कहीं से टपका। सेपरेशन ऑफ पावर लोगों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए दिया गया, और आप तो ये एडवोकेसी कर रहे हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर ही खत्म कर दिया जाए। तो आप डेमोक्रेटिक हैं या अनडेमोक्रेटिक हैं और एंटी डेमोक्रेटिक हैं? तो दोस्तों ये समझने की बात है, समझने की जरूरत है कि एक ऐसी संस्थान जिसका रिकॉर्ड ही रहा है डेमोक्रेसी को, पूरी डेमोक्रेसी को डैमेज करने का, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने का, डेमोक्रेसी को चोट पहुंचाने का, उसको कम करने का, राज्यों के विकास को रोकने का, वहां के इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बर्खास्त करने का, उस पे ये आरोप ही है कि वो केंद्र का कठपुतली होता है, केंद्र के एजेंडे को लागू करता है। और अब तो ये और ज्यादा खतरनाक होते गया है कि अब खुल के ये माना जाता था कि केंद्र, ये जो गवर्नर का ऑफिस है वो न्यूट्रल ऑफिस होता है, न्यूट्रल वगैरह कुछ नहीं होता। ये बात समझिए, आज तो साधन बन गया है कि अगर केंद्र में जिसकी सरकार है और उसकी जो आइडियोलॉजी उसको लागू करने का। Now the office of the governor is becoming an instrument to implement the ideological narrative of the central government. आपको ये समझने की जरूरत है। और अगर उसके इस आइडियोलॉजिकल फ्रेम को समझ करके और उस राज्य के फेवर में अगर जजमेंट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी को एक तरह से बचाने की वो कोशिश कर रहा है, तो आप उसको कह रहे हैं अनडेमोक्रेटिक।
अनडेमोक्रेटिक संस्थान को बचाने के बचाने के चक्कर में जिस संस्थान ने डेमोक्रेसी को काफी हद तक मजबूत करने की कोशिश की है, आप एक बात बताइए कि जो फंडामेंटल राइट दिया गया भाग 3 में, पार्ट 3 में, और उसके साथ साथ उसको इन्फोर्स करने का जो आपको अधिकार मिला है आर्टिकल 32 में, यह अधिकार डेमोक्रेसी को मजबूत करता है कि कम करता है? जो संघवाद की परिभाषा दी गई है, संघवाद की जो व्यवस्था दी गई है, सेपरेशन ऑफ पावर की जो व्यवस्था दी गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर माना है, वो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए है कि कमजोर करने के लिए? ये कैसा तर्क दिया जा रहा है? ये तर्क का कोई मतलब लॉजिक या जो भी रीजन है उसका कोई प्रीमाइज भी नहीं है। ये कैसे हम प्रतिनिधि चुन रहे हैं भाई? कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स बना रहे हैं हम, जिन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि इस देश में संविधान की व्यवस्था है, 2 अनइलेक्टेड ऑफिस हैं, हर चीज का इलेक्शन नहीं किया जा सकता है, हर चीज के लिए इलेक्शन नहीं कराया जा सकता है, लेकिन नहीं इलेक्शन कराने के बावजूद भी आपको ये तो देखना होगा ना कि किसने डेमोक्रेसी को मजबूत किया है और कौन कर रहा है, और कौन डेमोक्रेसी से खिलवाड़ कर रहा है। किससे उम्मीद की जाती है कि वो ऑब्जेक्टिव रह के डेमोक्रेसी को वहां पर रन करने में मदद करेगा? तो क्या वस्तुनिष्ठता बची है? तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा आपसे कि दोनों ही अनइलेक्टेड ऑफिस हैं, चाहे गवर्नर का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पूरा इतिहास उठा करके देखिएगा तो उसने डेमोक्रेसी को बहुत हद तक इनरिच करने का प्रयास किया, वो डेमोक्रेसी का अभिन्न अंग है। लेकिन गवर्नर ऑफिस का पूरा इतिहास उठा के देखिएगा पहले का, तो गवर्नर ऑफिस का जितना मिसयूज डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए किया गया है, उतनी अधिक जुडिशरी ने डेमोक्रेसी को हैम्पर नहीं किया। कुछ इंस्टांसेस जरूर आप उठा सकते हैं, जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी कुछ सालों से जितने कंट्रोवर्शियल टॉपिक थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार के फेवर में फैसला दिया। ये कहा जा सकता है कि वो डेमोक्रेसी को एक एंगल से ही देखने का केवल प्रयास कर रही है, मेजोरिटेरियन जो एंगल है उसी से देखने का प्रयास कर रही है, ये आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन अगर एक केस जो केंद्र सरकार के खिलाफ चला गया तो क्या जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठ गया? और ये वो लोग उठा रहे हैं जो सत्ता में हैं, जिनके फेवर में मोस्टली डिसीजन हुआ। अब ये भी सोचने वाली बात है कि वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जुडिशरी को ऐसा डिसीजन नहीं देना चाहिए। ये तो हद है ना भाई। जब इंदिरा गांधी के बारे में आप डिबेट करते हैं, अभी संविधान पे जो चर्चा हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दे वर आर्गुइंग अबाउट द इमरजेंसी एंड दे वर आर्गुइंग दैट the government led by Srimati Indira Gandhi was against the Constitution of India. They have suppressed the right of the people. They have suppressed the constitutional setup. कमिटेड जो जुडिशियरी थी उसके बारे में बातें हो रही थी, कमिटेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बातें। और आप क्या चाहते हैं सर? ये नेताओं के जो बयान हैं वो क्या चाहते हैं? कमिटेड जुडिशियरी। फेडरलिज्म तो चाहते ही नहीं है। They are against the federalism. Their statements are against the federalism. They don't want federalism. They don't want constitutional supremacy. They don't want rights of the people. They don't want right of the Tamil Nadu. उनको फेडरलिज्म एक्सेप्टेड ही नहीं है, क्योंकि उनका जो एजेंडा है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनके हिसाब से तमिलनाडु के सरकार का एजेंडा फिट नहीं होता। And if it is not being fit in their ideological framework, the whole decision in favor of Tamil Nadu is against the constitution and democracy. क्या यही डेमोक्रेसी की परिभाषा होनी चाहिए क्या? तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे यही एक छोटी सी बात चर्चा करना चाहता था कि निश्चित तौर पर
गवर्नर का ऑफिस भी अनइलेक्टेड ऑफिस है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी ऑफिस अनइलेक्टेड ऑफिस है या इंस्टीट्यूशन है। लेकिन ये तो फर्क करना पड़ेगा ना कि किसने डेमोक्रेसी को बचाने में भूमिका निभाया है और किसने डेमोक्रेसी को कमजोर करने में भूमिका निभाया है, किसने संघवाद को मजबूत करने में भूमिका निभाई है और किसने संघवाद को डिस्ट्रॉय करने में, उसको बर्बाद करने में भूमिका निभा रही है या निभाया है। ये तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। और ये पैरामीटर जब आप लेकर के चलेंगे तो आपको मालूम होगा कि जुडिशरी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है संविधान को बचाने में, डेमोक्रेसी को बचाने में, वो लाख गुना अधिक है गवर्नर के ऑफिस से। और आज भी गवर्नर का ऑफिस डिस्प्यूटेड है। मेनी पीपल आर देयर हु आर नॉट इन फेवर ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। दे डोंट वांट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। दे वांट कंप्लीट एबोलिशन, पूरी तरह से इसका खात्मा चाहते हैं। तो दोस्तों, इस अंतर को समझिए। जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, हाफ ट्रूथ, कंप्लीट बातें आपसे नहीं कही जा रही हैं, उसको ऐसा सेंसेशनल बनाया जा रहा है, पूरा मीडिया, पूरा डिबेट ही ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो तमिलनाडु के फेवर में डिसीजन दे करके। वो अनइलेक्टेड है, इस वजह से वो डेमोक्रेसी को नहीं बचा सकता, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। इज इट राइट? And of course, who are committed to that ideology expressed by some leaders will certainly say that this is the right. But I don't think so. I am a student of law. और स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते हमें पता है कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी नेता के विचार देने से ना वो गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी आपको ओपिनियन लगता है, कंस्ट्रक्टिव जो कमेंट है, सजेशन है, वो आप जरूर दें। और इस अंतर को समझें कि कौन है आपके डेमोक्रेसी को बचाने वाला संस्थान और कौन है डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने वाला या उसको वीक करने वाला। तो इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय 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 संविधान। थैंक यू।